चलिए, आप सभी का स्वागत है एसीएमकेएस एजुकेशन के सेटिंग मंच पर। चलिए, आपकी एक परियोजना प्रारंभ की गई है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये परियोजना 1 जुलाई 2022 को ही प्रारंभ की गई और एक ऐसी परियोजना है तैरती सौर ऊर्जा परियोजना। तैरती सौर ऊर्जा परियोजना। तैरती सौर ऊर्जा परियोजना भारत के किस राज्य में प्रारंभ की गई है? तो इसका आपका जवाब होगा तेलंगाना। तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना में कहाँ? तेलंगाना में प्रारंभ हुई है तैरती सौर ऊर्जा परियोजना। तेलंगाना के रामागुंडम इस प्रकार से है, रामागुंडम तेलंगाना। तेलंगाना में तैरती सौर ऊर्जा परियोजना। अब यहीं पर आती बात है, अगला देख लीजिए। ये आपका हो गया तैरती सौर ऊर्जा परियोजना, कहाँ पे? रामगुंडम तेलंगाना में। अच्छा, बता दीजिए सबसे नवनिर्मित आपका राज्य कौन सा है भारत में? नवनिर्मित यानी कि सबसे नया में कौन सा राज्य बना है, बता दीजिए। वह आपका राज्य कोई और नहीं बल्कि तेलंगाना है। तेलंगाना है। तेलंगाना ये कब बना है? ये आपका बना है 2014 में। सबसे नवीनतम राज्य है, 2014 में बना है। अच्छा, बनने की बात आई है, अभी हमने आप लोगों को बताया था कि अभी हाल ही में जैसे कि 1 अगस्त 2022 को किस राज्य में 7 नए जिले बनाए गए? तो उसका जवाब क्या था? तेलंगाना। अगर 7 नए जिले की बात आए, 7 नए जिले की बात आए तो आपका हुआ है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के सीएम कौन है? ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल। अगर वहीं पर बात आ जाए, अभी हाल ही में किस राज्य ने 13 नए जिले? अच्छा, बता दीजिए, जब यहाँ पे 7 नए जिले बन गए पश्चिम बंगाल में, तो वर्तमान में कुल जिलों की संख्या पश्चिम बंगाल में कितना है? इससे पहले यहाँ पर कुल आपके राज्यों की संख्या 23 थी, 23 प्लस 7 नए और बन गए, आपके मिलाकर के कुल 30 जिला हो गया है पश्चिम बंगाल में। इसी प्रकार से देख लीजिए, एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन यहाँ से है जिले को लेकर के। अभी हाल ही में किस राज्य ने 13 नए जिले बनाए हैं? 13 नए जिले की बात आए, 13 नया जिला, तो आपका ये आता है आंध्र प्रदेश। और इस प्रकार से जो आंध्र प्रदेश में जिलों की संख्या थी, पहले 13 थी और 13 और बन गए, वहाँ पे जिलों की संख्या 26 हो गई है आंध्र प्रदेश। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ हाँ, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस का आयोजन कब किया जाता है? अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस। अगर सहकारिता दिवस की बात आए कब आयोजित किया जाता है, तो इसके लिए आप लोग याद करिए, सहकारिता दिवस जुलाई माह के पहले शनिवार, आपका जुलाई के पहले शनिवार को, जुलाई माह के पहले शनिवार को आपको प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में माना जाता है। एक आपका काफी चर्चा में है, इसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। एक आपकी गार्डा लेक है, गार्डा लेक, गार्डा
गार्डा नहीं, गार्डी होगा। नहीं, गार्डा। हाँ, गार्डा लेक है। सबसे पहले हम जानेंगे ये जो गार्डा लेक है ये किस देश में है। गार्डा लेक का संबंध किस देश से है। तो देश की बात करेंगे तो इसका संबंध आपका इटली से है। गार्डा लेक का संबंध इटली से है। अब जो ये आपकी गार्डा लेक है यह जो है इस समय चर्चा में है। चर्चा में आने का कारण क्या है। जो आपकी गार्डा लेक इटली की है यह जो है इसका जो है जलस्तर काफी कम हो गया गार्डा लेक का। और इसके जल स्तर कम होने का कारण है आपके इटली की गंगा किसे कहते हैं। वहाँ की एक पो नदी है। कौन सी नदी है। पो नदी है। पो नदी को इटली की गंगा कहते हैं। पो नदी को इटली की गंगा के नाम से जाना जाता है। इस यह जो आपकी इटली की गंगा है इटली की गंगा पो नदी को कहते हैं। इसी पो नदी ये जो आपकी पो नदी है यह सूख गई। ये जो आपकी पो नदी है यह कैसी हो गई। यह सूख गई। और आपका जो इटली है इटली में जो धान की खेती है अगर हम धान की बात करें तो आप लोग देखते हैं कि यह किस फसल में आएगा। जो आपका धान है ये जायद में आएगा कि रबी की में आएगा खरीफ में आएगा किस में आएगा बता दीजिए। आपका जो खरीफ धान में। है खरीफ में। यहाँ की जो धान की खेती है वह इसी पो नदी के पानी का यूज करके वहाँ पे धान की खेती की जाती है। और वर्तमान में जो पो नदी सूख गई इसी में पानी को भेजने के लिए इसका संबंध गार्डा लेक से कर दिया गया। जब गार्डा लेक कर दिया गया और सूखी नदी आपकी जो पो नदी लेकिन पो नदी वहाँ पे जो इटली में है जो धान का उत्पादन है इसी पो नदी का पानी यूज किया जाता है। अब पो नदी में पड़ गया सूखा। अब उस से प्रभावित से हमारी धान की खेती ना हो इसके लिए जो गार्डा लेक है उसका पानी पो नदी में कर दिया गया जिससे पो नदी का जलस्तर काफी गिर गया और जिससे वहाँ की चट्टानें दिखने लगी। तो इसलिए आपकी जो गार्डा लेक है यह इटली संबंधित है और वर्तमान में यही कारण है कि यह चर्चा में आई है। चलिए अब यहाँ पर आपकी झील की बात हो गई तो हम लोग देख लेते हैं विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। बता दीजिए आप लोग बताते चलिए। विश्व की सबसे बड़ी झील बताइए। यहाँ पर आप लोग बोलेंगे बोलेंगे तभी लाभ मिलेगा। नहीं तो काफी अच्छा पढ़ाने वाले यूट्यूब पे हैं लेकिन आपको यहाँ से मिस करते याद नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आप जब बोलते हैं आपका कम्युनिकेशन बना रहता है तभी इसका आपको लाभ मिलेगा। तो आप लोग बोलते रहिए कोई दिक्कत नहीं है। बताइए। सुपेरियल हिल। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे था विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। हम यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी कह रहे हैं यानी कि हमको चाहे मीठी हो चाहे खारी हो सिर्फ उसका जो आयतन है वो सबसे बड़ा हो। यहाँ पर हम आयतन से बात कर रहे हैं। तो इस केस में आपकी कैस्पियन सागर आती है। हाँ, कैस्पियन सागर। कैसे सागर। कैस्पियन सागर। अच्छा अगर हम बात करें यह जो आपका कैस्पियन सागर है यह किस महाद्वीप में स्थित है। आपके एशिया में है यूरोप में है कि उत्तरी अमेरिका में है। अगर हम इसकी कैस्पियन की बात करें आप लोग देखते होंगे जो आपका कैस्पियन सागर है और एक देखते होंगे मैकाल ये पर्वत। मिलता है। मै मैकाल पर्वत आप लोग देखे होंगे होंगे। तो ये आप लोग पढ़ते हैं कि मैकाल पर्वत है और कैस्पियन मैकाल पर्वत हो गया कैस्पियन सागर हो गया। यही दोनों जो है एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। अर्थात हम वहाँ कह सकते हैं जो आपका रसिया है तो यही जो है वहाँ विभाजन का कार्य करता है। अर्थात जो आपकी कैस्पियन सागर है यह आपके हमारे समझ से आपके रूस में तो कंफर्म है लेकिन रूस का कुछ भाग जो है यूरोप में भी पड़ता है और नहीं तो एशिया में पड़ता है।
तो इसको देख लीजिएगा, नहीं तो हमारे समोसा जो कैस्पियन सागर है वह आपके एशिया में ही पड़ेगा। विश्व की सबसे बड़ी झील हो गई आपकी कैस्पियन सागर हो गई। और वहीं पर अगर हम बात करें विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? वान विश्व की झील। सर्वाधिक लवणता, हाँ बहुत सही। ये आपकी वांग झील कहाँ पे है? तुर्की में। हाँ, अगर लवणता की बात करें, लवणता की बात करें लवणता के मामले में विश्व की सबसे ज्यादा लवणता वाली झील तो आपकी नाम आता है वांग झील। वांग झील आपके तुर्की में है, या आपके तुर्की में है। अगर यहीं पर बात आए विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, विश्व की सबसे सुपीरियर बड़ी झील। मीठे पानी की झील आ जाए तब क्या नाम होगा? सुपीरियर। हाँ, आपका नाम आएगा सुपीरियर। अगर हम बात करें, क्या हो गया, 1 मिनट। हेलो। हाँ हाँ, ये थोड़ा सा ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। डाइवर्ट कहाँ से होगा ये? मिल गया, चलिए। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है तो आपका सुपीरियर लेक आता है। अच्छा, आपकी ये जो सुपीरियर झील है ये कहाँ पे स्थित है? सुपीरियर झील जो है यह कहाँ पे स्थित है, बता दीजिए। ये जो रूस। सुपीरियर झील है, सुपीरियर झील है, ये मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है। इसकी स्थिति कहाँ पे है? इसकी स्थिति रूस में नहीं है, बल्कि नॉर्थ अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका में है सुपीरियर झील। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग बात कर लिए विश्व की सबसे बड़ी झील, विश्व की सबसे खारे पानी की झील, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। अगर हम पुनः भारत की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बोलिए, बोलते चलिए। बैकाल झील। अगर हम भारत की सबसे बड़ी झील की बात करें तो आपकी बैकाल नहीं, आपकी चिल्का होनी चाहिए। चिल्का, खारे पानी की है चिल्का ना चिल्का। चिल्का। चिल्का खारे पानी के साथ सबसे बड़ी भी तो है, अच्छा। कि और कोई है बड़ी? हाँ, ऐसा सही है। चिल्का झील। चिल्का झील आपकी उड़ीसा में है। इसके साथ ही चिल्का को, आपको पता है कि यह एक प्रकार की लैगून झील है। आप लोग पढ़ते होंगे झील के बारे में तो आपको कहीं देखते होंगे लैगून झील, कहीं देखते होंगे गोफुर झील। तो इस प्रकार की झीलें मिलती है। इसकी कैटेगरी में अगर हम बात करें तो चिल्का आपकी किस प्रकार की झील है? लैगून है, ये आपकी लैगून झील है। अब अगर हम बात करें आपका लैगून किसे कहते हैं, किस प्रकार की झील को लैगून झील कहते हैं, अगर गोफुर की बात करें गोफुर किसे कहते हैं। अगर हम लैगून की बात करें, जब आपका समुद्री जल स्तर, आप देखते हैं कि लहर आती है और उसके साथ पानी भी आता है, काफी समतल एरिया पर कवर करता है। जब कभी समुद्री पानी समतल एरिया पर घटता है और पुनः जो है पानी यहाँ से समुद्र है, इस समुद्र से पानी बाहर की तरफ चढ़ा, और जब यह पानी वापस होता है तो किसी कारण अगर यहाँ पर अवसाद जमा हो जाता है या बालू का बांध बन जाता है या किसी कारण से यहाँ पे कोई अवरोध बन करके पानी रुक जाता है, तो इस प्रकार का झील का निर्माण होता है। उसी को ही हम लैगून झील के नाम से जानते हैं। ये आपकी लैगून झील हो गई। अगर हम गोपुर झील की बात करें, जैसे कि गोपुर झील आपका कोई भी नदी है, अक्सर आप देखते होंगे गोपुर झील नदियों के बीच में मिलती है।
तो यहाँ से पानी आपका ऐसे निकल आ रहा है इस तरह से। अब यह पानी यहाँ से काटते हुए इस तरह से आया और एक तो धारा यहाँ से बह रही है, ऐसे करके जा रहा है। आप लोग अक्सर देखते हो नदी को। अब उसका सबसे करीबी यहाँ प्रथम आ, यहाँ कोई ऊंचा स्थान है। अब ऊंचा स्थान है, फिर इन्होंने इसको कवर कर लिया, इसको यहाँ से काटते काटते और फिर आखिर यहाँ पर मिल गई। तो इस प्रकार से जिस झील का निर्माण होता है उसी को ही हम गोकुल झील के नाम जानते हैं। देखने में इसकी आकृति जो है हमारे पशुओं के खुर की आकार की होती है, इसीलिए इसको गोकुल झील कहते हैं। तो आपकी चिल्का झील लैगून झील है, भारत की सबसे बड़ी है। चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी है। यहीं पर अगर मैं बात करूं भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है, बता दीजिए। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, बोलिए। अगर वहीं पर मीठे पानी की बात करूं तो आपकी बुलर झील आती है। बुलर झील, ये आपकी जो बुलर झील है यह कहाँ पे मिलती है, जम्मू आपके कश्मीर। जम्मू जम्मू कश्मीर में। और यहाँ पे जब जम्मू कश्मीर की बात आ गई तो यहाँ से हम लोग एक चीज नोट कर लें। आप लोग देखते हैं कि जो जम्मू कश्मीर की बुलर डैल को छोड़ करके, तो अगर हम वहाँ पे बात करें झील की, तो आपको एक साधारण सा नाम मिलता है, नाग। एक नाग झील, फला नाग झील, फला नाग। अगर आपको नाग मिले तो आप जान लीजिए कि आपकी जम्मू कश्मीर की है, दो चार को छोड़ करके। उसी प्रकार से यदि आपको ताल मिले, यदि आपको ताल मिले तो ये किस राज्य की झीलें हैं, उत्तराखंड। किस राज्य की है, उत्तराखंड की। उत्तर। चलिए, अगर यहीं पर अगला क्वेश्चन हो जाए। अगला क्वेश्चन हमारा यह है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, बता दीजिए। अक्सर आपकी कृत्रिम झील की बात आए तो आपकी वह झील है गोविंद सागर झील है। अच्छा, इतना से काम चलेगा नहीं गोविंद सागर से। ये जो गोविंद सागर झील है यह कहाँ पे स्थित है, जो कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, गोविंद सागर झील। तो ये जो आपकी गोविंद सागर झील है ये कृत्रिम है, अर्थात कृत्रिम है यानी कि कोई डैम बना होगा। अब उससे जो पानी एकत्रित होता है जब हम लोग डैम को बनाते हैं, बैराज को बनाते हैं, तो उससे जो पानी एकत्रित होता है उसे हम लोग कृत्रिम झील का नाम देते हैं। यह जो है कृत्रिम झील कहाँ पे स्थित है, किस राज्य में, भारत के किस राज्य में स्थित है, तो यह आपका उत्तर होगा पंजाब। आपको पता है कि पंजाब में ही आपके सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध बना हुआ है। कौन सा बांध है, भाखड़ा नांगल। और इसी बांध के पीछे का जो पानी एकत्रित है उसी को हम लोग गोविंद सागर झील के नाम से जानते हैं। काफी फेमस क्वेश्चन है, यहीं से आपकी भारत की सबसे बड़ी नहर निकलती है। इसी भाखड़ा नांगल बांध से ही आपकी भारत की सबसे बड़ी नहर निकलती है, उसका नाम क्या है, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। दुर्गादास राठौर, दुर्गादास राठौर, दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अभी हाल ही में दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया। अगर दुर्गादास राठौर की बात करें तो इनकी जो प्रतिमा का अनावरण हुआ है यह आपके जोधपुर राजस्थान में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, जोधपुर राजस्थान में।
अगर हम दुर्गादास की बात करें, दुर्गादास राठौर की बात करें, तो आप इस बात से ऐसे राजा थे दुर्गादास राठौर जिन्होंने औरंगजेब से तो कहिए पंगा लिया और वहाँ पे अपने वर्चस्व को बनाए रखे। दुर्गादास राठौर ऐसे व्यक्ति थे वहाँ पे, मारवाड़ क्या बोलते हैं, काफी चर्चित व्यक्ति हैं। और इनकी जो प्रतिमा है यह अष्टधातु से निर्मित है। अष्टधातु अष्टधातु से निर्मित है इनकी जो प्रतिमा है, जो दो जोधपुर राजस्थान में लगाई गई है। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो 12 फीट की है। इसकी भार की बात करें तो आपका 1400 ग्राम है, 1400 किलोग्राम है। अगर हम बात करें दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण कौन किया, तो आपके राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह वर्तमान में अगर राजनाथ सिंह की बात करें तो राजनाथ सिंह आपके क्या हैं, रक्षा मंत्री। हेलो, आवाज मिल रही है? जी सर। हाँ, चलिए, रक्षा मंत्री हैं। अगर हम राजनाथ के निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो ये कहाँ से निर्वाचित होके आए हैं, बता दीजिए। यह कहाँ से निर्वाचित होके आए हैं? इनका निर्वाचन आपके लखनऊ से हुआ है, लखनऊ से। अच्छा बता दीजिए, जब लखनऊ से हुआ है तो लखनऊ किस नदी के किनारे है? सरयू। गोमती। और गोमती गोमती। नदी। अगर गोमती अगर गोमती। सरयू की बात आए, सरयू नदी की बात आए तो आपका अयोध्या, और ये आपका गोमती नदी है। गोमती नदी को ही फूला नाला के नाम से भी जाना जाता है। फूला का कोई उपनाम है और है, क्योंकि ये काफी आपकी गंदगी बटोरे है। और यही गोमती नदी आपके जौनपुर से होकर गुजरती है। यानी कि आपसे पूछे लखनऊ हो गया, आपसे पूछे जौनपुर को दे, जौनपुर, या आपका जौनपुर भी गोमती नदी के किनारे। तो दुर्गादास राठौर की बात हुई, आपको पता है 12 फीट ऊंची, 1400 किलोग्राम की। और उसके साथ है, विशेष करके आपको जो याद रखना है, इनका अनावरण कौन की, तो आपके राजनाथ सिंह की। और कहाँ पे हुआ है, आपके जोधपुर राजस्थान। अगर यहाँ पे प्रतिमा की बात हो रही है तो हम लोग क्यों ना ही पूरी प्रतिमा को देख लें। चलिए, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी ये कहाँ पे है, काफी इम्पोर्टेंट है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद। अच्छा, आपका जवाब बिल्कुल सही है, हैदराबाद में है। यह किससे संबंधित है, जो आपके स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है, ये संत किससे संबंधित है? रामानुजाचार्य। हाँ, बहुत सही, संत रामानुजाचार्य से संबंधित है। अगर वहीं पर मैं बात कर लूँ, अगला स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी बता दीजिए। वल्लभ भाई पटेल से है स्टैचू, क्या? हाँ बहुत, आपका जवाब बिल्कुल सही है। इसका संबंध सरदार वल्लभ भाई पटेल से है। लेकिन ये आपकी स्टैचू ऑफ यूनिटी ये कहाँ पे स्थित है? चलिए, नर्मदा। ये आप कहाँ पे, याद नहीं है। कुसुम जी? नर्मदा। आपका जवाब, ये नर्मदा कहाँ है? चलिए, इनका जवाब बिल्कुल सही था, लेकिन ये नहीं बता पा रही हैं। ये नर्मदा नदी के किनारे,
नर्मदा नदी के गुजरात किनारे, नर्मदा नदी किनारे आपका इससे चर्चित क्वेश्चन है साधु बेट द्वीप। साधु बेट द्वीप पर है, नर्मदा नदी किनारे है, केवड़िया कॉलोनी, केवड़िया कॉलोनी आपके गुजरात। स्टैचू ऑफ यूनिटी, नर्मदा नदी, साधु बेट द्वीप पर, केवड़िया कॉलोनी है, कहाँ पे है? गुजरात में। और यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। चलिए, अगर वहीं पर हम अगले की बात करें, स्टैचू ऑफ नॉलेज, स्टैचू ऑफ नॉलेज एक से भीमराव संबंधित है। अम्बेडकर। बहुत सही जवाब, आपका जवाब बिल्कुल सही है। स्टैचू ऑफ नॉलेज की अगर हम नॉलेज की बात करें तो ये 23 भाषा के ज्ञाता थे। 23 इनके पास डिग्री थी, भाषा नहीं थी, भाषा नहीं, इनके पास कुल डिग्रियों की संख्या 23 थी आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। और इनका संबंध जो है भीमराव अम्बेडकर से है। और इसकी हम स्थिति की बात करें तो आपका लातूर महाराष्ट्र, इसकी स्थिति की बात करें तो ये आपके लातूर महाराष्ट्र में है। अगर वहीं पर हमारा अगला क्वेश्चन हो जाए, स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ पीस काफी इम्पोर्टेंट है, बता दीजिए इसको। ये आपका स्टैचू ऑफ पीस की बात करें तो आपका पाली राजस्थान है, पाली राजस्थान है, तो याद रखिए। तो आपके 3-4 हो गए। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, संत रामानुजाचार्य हैदराबाद, स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया कॉलोनी गुजरात नर्मदा नदी, साधु बेट द्वीप हो गया, आपका स्टैचू ऑफ नॉलेज हो गया तो आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लातूर महाराष्ट्र में, स्टैचू ऑफ पीस की बात आ गई तो आपका पाली राजस्थान हो गया। चलिए, इससे हम लोग इतना देख लिए। अगला देखिए, आपका बात आ जाती है WHO, WHO किस वायरस के वेरिएंट का नाम, किस वायरस के वेरिएंट का नाम प्लेट्स फर्स्ट और यहाँ पे सेकेंड ए कामा सेकेंड बी, इसको तो जरूर याद रखिएगा। इसको आप लोग काफी इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिए। WHO ने किस वायरस के वेरिएंट का नाम प्लेट्स फर्स्ट एवं सेकेंड ए सेकेंड बी रखा है। तो आप लोग देख रहे हैं कि वर्तमान में आपकी एक बीमारी आई है, और कौन सी है? मंकी पॉक्स। आपकी मंकी पॉक्स है। अगर हम मंकी पॉक्स की बात करें तो आपकी मंकी पॉक्स जो आपको लोग देखते हैं स्मॉल पॉक्स होता है, स्मॉल पॉक्स होता है, यानी कि हम लोग साधारण भाषा में जाने तो चेचक, ये इसी का बड़ा रूप है, देखने में इसी का बड़ा रूप है आपके स्मॉल पॉक्स का है। अगर स्मॉल पॉक्स की बात करें, आपके मंकी पॉक्स की बात करें तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है यह कहाँ की स्थानीय बीमारी है। अगर मंकी पॉक्स की बात करें, ये तो स्थानीय बीमारी की बात करें, स्थानीय बीमारी की बात करें तो आपका वो आता नाइजीरिया, नाइजीरिया की स्थानीय बीमारी है। इसके साथ साथ ही ये आपकी जूनाटिक बीमारी है, जूनाटिक बीमारी है।
यहाँ पे जूनाटिक बीमारी का आपको जानना होगा। जूनाटिक का मतलब क्या है? जूनाटिक का मतलब है जानवर से मनुष्य में फैलने वाली, जानवर से मनुष्य में फैलने वाली। अभी आप लोग देख रहे हैं एक आपकी बीमारी आई है जानवरों में, लंपी स्किन डिसीज। लंपी स्किन डिसीज, इसमें क्या हो रहा है आपके जानवरों में, विशेष करके गौवंश में, जो गाय प्रजातियां हैं गौओं में छाले छाले पड़ रहे हैं, और जिनसे उनका दूध उत्पादन और गायों की मृत्यु हो रही है। अगर यही सब मंकी पॉक्स से आपका क्वेश्चन पूछे तो इसमें आपका जो है एवरेज मृत्यु पूछे तो आपका इसमें 10% है, 10% मृत्यु का है एवरेज। यानी कि अगर यहीं पर मंकी पॉक्स से क्वेश्चन करे तो भारत में मंकी पॉक्स से प्रथम मृत्यु हुई है। भारत में मंकी पॉक्स प्रथम मृत्यु किस राज्य में हुई, बता दीजिए। आपका वह राज्य केरल है। आपका वह राज्य केरल है। अगर हम केरल की बात करें तो आप लोग देखते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में भारत में जो हमारा केरल है वह अव्वल है। वहीं पर अगर मैं बात करूं साक्षरता के बारे में बात करूं तो आपका केरल प्रथम स्थान पे है। वहीं पर अगर हम मिनिमम साक्षरता वाले राज्य की बात करें तो आपका बिहार आता है। यानी कि मैक्सिमम साक्षरता की बात करें तो आपका केरल आता है, मिनिमम पे आपका बिहार आता है। चलिए, तो हमने बात किया कि प्लेट फर्स्ट और सेकंड ए, सेकंड दो, सेकंड का आपका इन्होंने विभाजन दो में कर दिया है, ए और जो है बी में कर दिया है। लेकिन आपका जो वन है, प्लेट वन है, वह सिंगल है, इसके साथ किसी का विभाजन नहीं है। और ये किससे संबंधित है? आपके मंकी पॉक्स से संबंधित है। और एक बात और जान लीजिए, जो मंकी पॉक्स है आपका जो WHO है, WHO मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी, विश्व स्वास्थ्य आपात, इसको घोषित कर दिया है। मंकी पॉक्स को कौन घोषित किया है? WHO किया है। WHO की स्थापना की बात करें तो आपका डेट आता है 1945 का डेट आता है। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो स्विट्जरलैंड जिनेवा आता है। चलिए, हाँ देखिए, अगर वेरिएंट की बात हो रही है तो इसका देख लीजिए। इससे पहले आप लोग, अभी हम लोग लगता है मुक्त हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से अभी बीमारी हमारे आसपास घूम रही है, कोविड 19। कोविड 19 इसका वेरिएंट आप लोगों ने देखा था कि एक ओमिक्रॉन वेरिएंट आया था। ओमिक्रॉन, ओमिक्रॉन। अच्छा, जो ओमिक्रॉन वेरिएंट था इसका जो है, हम लोग अगर बात करें तो वैज्ञानिक भाषा में इसको किस पॉइंट से सर्जित किया गया, किस वेरिएंट का नाम क्या रखा गया था, ओमिक्रॉन वेरिएंट का नाम क्या रखा गया था? तो अगर हम ओमिक्रॉन की बात करेंगे तो B.1.1.529 ये आपके ओमिक्रॉन वेरिएंट का संकेत था। वहीं पर आपका जो दूसरा आया था डेल्टा, जो आपका दूसरा डेल्टा आया था, अगर इसकी हम बात करें तो B.1.617.2 था। जो कि ये आपके दोनों, चाहे ओमिक्रॉन की बात करें चाहे डेल्टा की बात करें, ये दोनों आपकी किसके वेरिएंट थे? कोविड 19 की। और इसका संकेतक जो था ओमिक्रॉन का B.1.1.529 था। उसी प्रकार डेल्टा की बात करें तो B.1.617.2 था।
चलिए, अब यहाँ से अगर वैक्सीन की बात हो रही है, तो आप लोग देख लीजिए, जब हमारे देश में, जहाँ पर हमारा पूरा विश्व कोरोना से जूझ रहा था, उस समय भारत में एक अभियान चलाया गया था। वो अभियान कौन सा था? वैक्सीन मैत्री। वैक्सीन मैत्री। वैक्सीन मैत्री। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, वैक्सीन मैत्री का संबंध किससे था? जो वैक्सीन मैत्री चलाया गया था, यानी कि मैत्री मतलब मित्रता का भाव करना, मित्रता का व्यवहार करना। मित्रता का व्यवहार वही होता है जब आप अपने पड़ोसी, अपने दोस्त की हेल्प करते हैं। तो इसका जो संबंध था, पड़ोसी देशों को कोविड 19 की वैक्सीन पहुंचाना। पड़ोसी देशों को 19 की वैक्सीन पहुंचाना, ये इसका उद्देश्य था। वैक्सीन मैत्री का उद्देश्य था। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका है, किस राज्य का आदिवासी बाहुल जिला मंडल देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना? किस राज्य का आदिवासी बाहुल जिला मंडल, आदिवासी बाहुल्य कौन सा जिला है? आपका जिले का नाम है मंडल। और ये मंडल जिला कहाँ का है? ये आपका मध्य प्रदेश का है, मंडल जिला। यह जो है आदिवासी बाहुल्य जिला है, और पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर, यानी कि जो मंडल जिला है, यह आपका कार्यात्मक साक्षर जिला बना है। कार्यात्मक साक्षर जिला बना है। कौन सा? आपका मंडल, और वह जो है मध्य प्रदेश का जिला है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। डेटोल स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन था, डेटोल डेटोल स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम। डेटोल स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम आपसे क्वेश्चन पूछे किस राज्य सम्मिलित है, तो आपका ये जो राज्य है, आपका उत्तराखंड है। माइक ऑन कर लीजिए। आपका राज्य जो है उत्तराखंड है। अगर हम बात करें उत्तराखंड के सीएम कौन है, वर्तमान में उत्तराखंड के आपके सीएम कौन है? उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर धामी आपके उत्तराखंड के सीएम हैं। आपके उत्तराखंड में ही फूलों की घाटी है, फूलों की घाटी। लेकिन वहीं पर यदि आपको मिल जाए शांत घाटी, शांत घाटी, इसका संबंध आपका केरल से है। फूलों की घाटी आपके उत्तराखंड, लेकिन वहीं पर शांत घाटी आ जाए तो आपका केरल। अगर हम उत्तराखंड की बात करें, तो आपका एक फेमस नेशनल पार्क आता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम चेंज होकर के रामगंगा रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है। रामगंगा नेशनल पार्क, क्योंकि ठीक इसके बीचों बीच से आपकी रामगंगा नामक नदी गुजरती है, इससे इस नेशनल पार्क का नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। अगर वहीं पर उत्तराखंड की बात करें, तो उत्तराखंड में आपको, मैं आपको बताया, अगर झील की बात करें तो आपके मैक्सिमम झीलों में साल लगा मिलता है।
अच्छा, यहाँ पर स्वच्छता की बात हुई, डेटोल स्कूल स्वच्छता शिक्षण अभियान की बात हुई, कार्यक्रम की बात हुई। तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? ये आपका शहर का नाम है इंदौर। इंदौर। ये आपका शहर इंदौर है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है। अच्छा, अगर हम इंदौर की बात करें, ये आपका इंदौर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में कहाँ पे है? बता दीजिए। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में। हाँ हाँ, मध्य प्रदेश में है। चलिए, इससे भी इम्पोर्टेंट अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा उपग्रह ट्रैकिंग पोत, उस पोत का नाम है युवांग। यू युवांग बांग 5। अब आपको नाम से पता चल गया होगा कि यह जो है युद्ध पोत है। यह आपका जो उपग्रह ट्रैकिंग यह उपग्रह ट्रैकिंग जो पोत है, यह कहाँ का है? जो युवांग वांग 5 है, यह जो है उपग्रह ट्रैकिंग पोत है। बता दीजिए, नाम से क्या लग रहा है, यह कहाँ का हो सकता है? युवांग वांग 5, यह आपके चाइना का है। चाइना का है। और चाइना कहता है यह जो है उपग्रह ट्रैकिंग पोत है, इसके माध्यम से हम जो है, जो हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट छोड़े हैं, जो हमारे कुछ उपग्रह हैं, ये उसको ट्रैक करता है। ट्रैक करने का मतलब है कि देखता है हमारा जो उपग्रह ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, कहाँ पे है, कैसे है, इन सब की यह जो है निगरानी करता है। युवांग युवांग वांग है। लेकिन इसके बारे में, ये जो आपका युवांग वांग 5 है जो चाइना का है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो युवांग वांग 5 है, जिसको चाइना उपग्रह ट्रैकिंग पोत बताता है, इसके साथ ही साथ यह जो है युवांग वांग 5 है, 750 किलोमीटर दूर तक की आवाज को आराम से सुन सकता है। 750 किलोमीटर, यानी इतना दूर तक आप किसी से नॉर्मल बातचीत करें, कुछ करें, यह आपकी आवाज़ को नॉर्मल नॉर्मल सुन सकता है। आप फोन से बात करें, इससे बात करें या कुछ करें, तो यहाँ तक कि 750, यानी कि अगर यह यहाँ पर खड़ा है तो यहाँ से 750 इधर, 750 इधर, 750, 750, यानी कि अपने चारों तरफ यह 750 किलोमीटर के रेंज तक की आवाज़ को सुन सकता है। अब आपको पता होगा कि आपका जो पड़ोसी है श्रीलंका है, दिवालिया हो गया। दिवालिया होने के साथ साथ ये कर्ज में डूबा चाइना के, तो चाइना इसको दिया था कर्ज। अब जब यह इस कर्ज को नहीं चुका पाया, तो इसका एक बंदरगाह था। बंदरगाह का नाम क्या था? आप लोगों ने बताया था हम्बन डोटा। हम्बन डोटा। हम्बन डोटा बंदरगाह। हम्बन डोटा बंदरगाह को यह लीज पे ले लिया 99 साल के लिए। 99 साल के लिए आपका ये चाइना कहता है, जब आप इसको नहीं चुका पा रहे हैं तो कुछ समझौता कर लीजिए। उस समझौते में अपने खर्च के बदले इन 99 साल के लिए जो उसका हम्बन टोटा बंदरगाह था श्रीलंका का, उसको लीज पे ले लिया। अब बात होती क्या है, इसको तो वह लीज में ले ही लिया है। अब यह जो इसका युवांग वांग साइट था, इसी को वह जो है कहता है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट को ट्रैक करने के लिए हम इसको यहाँ पे ला रहे हैं। यहाँ पे समझौता होता है श्रीलंका से, और वह सुलाता है, फिर भारत से दबाव बना सकता है। तो यह जहाज जो है हम्बन डोटा, जो कि आप देखेंगे श्रीलंका यहाँ पे समुद्री इसी किनारे है, और यहाँ पर आपका भारत का किनारा है, और यहीं पे आपके चेन्नई में, यहाँ पर आपके आंध्र प्रदेश में
आपके सतीश धवन, चांदपुर तमाम आपके जो है उपग्रह केंद्र हैं, अनुसंधान केंद्र है। यहाँ पे आपका कर्नाटक में, आपका चेन्नई में एयरपोर्ट के हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए अगर हम यहाँ देखें तो आपके 750 किलोमीटर रेंज में आते हैं, इसका भारत विरोध किया और इसको सस्पेंड किया गया। लेकिन पुनः जो है आपका चाइना जो है उसका अभी जहाज कल या परसों आ गया है यहाँ पे। तो उसके लिए अभी हमने आपको कल ही पढ़ाया था, एक जो है जो समुद्री क्षेत्र में देख रेख करने के लिए एक क्या था, उसका नाम था डॉर्गन। हाँ, डॉर्गन नामक जो उसको निर्मित जहाज था, उसको भारत ने उसके साथ भेंट किया है। डॉर्गन के साथ किसको भेंट किया है? आपके श्रीलंका को। तो जो हमारा डॉर्गन है, डार्नियर है, डॉर्गन नहीं डार्नियर नाम है, डार्नियर है, उसका निज भारत का है। और यह एक प्रकार से समुद्री क्षेत्र में रखवाली का कार्य करता है, देखता है कौन सा युद्धपोत आ रहा है, कोई तो आ रहा है नाटिकल क्षेत्र के अंदर, कोई युद्धपोत तो नहीं आ रहा है बाहरी देश का, उसकी निगरानी करता है और उसके कम्युनिकेशन में जैमर वगैरह का व्यवस्था करता है। तो आपको डार्नियर इसको भेंट किया है। इसी को देखते हुए तो विशेष करके आपको युवान वांग 5 को याद रखना है। और जो युवांग वान 5 है उसे चाइना कहता है। यह जो है सैटेलाइट ट्रैकिंग उपग्रह, सैटेलाइट ट्रैकिंग पोत है हमारा। ये सैटेलाइट को ट्रैक करता है, हमारी सैटेलाइट कहाँ पे है, कैसे कार्य ठीक तरह से कार्य कर रही है या नहीं कर रही है, इसी को ट्रैक कर रहा है। लेकिन इसके बारे में ये सारी न्यूज़ें आती हैं कि 750 किलोमीटर की दूरी तक ये आसानी से सुन सकते हैं। और इसको कहाँ पे लाया है? तो आपके हम्बन टोटा, आपका बंदरगाह किसका है? हम्बन टोटा आपके श्रीलंका का है। इसी पे जो आकर ये खड़ा हुआ है और 4-6 दिन तक रहेगा, पुनः इसको चला जाएगा। तो चलिए अभी जो कल क्वेश्चन हम देखे थे उसमें से कुछ रिवीजन हो जाए। माइक ऑन कर लीजिए। हम यहाँ से रिकॉर्डिंग को हम लोग बंद कर दे रहे हैं।